स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 32 नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों बताएंगे किन किन को यह नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ बताएंगे कैसे बैलेट पेपर के अंदर लगभग 10% के आसपास वोट काटे गए। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एक और बीएलए की आत्महत्या के मामले को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर और भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे एसआईआर और 10,000 रुपए के नोट के कारण आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद और मंत्री परिषद के विस्तार के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक्शन लेना शुरू किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने पहले कमेटी बनाई थी जो चुनाव में हार को लेकर लगातार एनालिसिस कर रही है दोस्तों, और दूसरी ओर अब पार्टी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अंदर और आसपास के कई राज्यों के अंदर टोटल 32 गायकों को लीगल नोटिस भेजा है दोस्तों, यानी 32 सिंगर को नोटिस भेजा गया है बिना इजाजत के। राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता का नाम लेने के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने के साथ साथ गायक और एक्टर के द्वारा एक्टिंग की गई और राष्ट्रीय जनता दल की तरह दिखाया गया। यानी लगभग 32 ऐसे गायक थे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने की कोशिश की और इन सबको नोटिस पकड़ा दिया गया है। दोस्तों ये लोग एक्टिंग करके राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल गाना बताने की कोशिश कर रहे थे और नरेंद्र मोदी ने इसी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच में मैसेज भेजने की कोशिश की कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा और गाने का जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे थे। दोस्तों इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर पहले गाने गवाए गए दोस्तों, यानी जंगल राज से जुड़े हुए गाने इन सिंगर के द्वारा गाया गया और राष्ट्रीय जनता दल पर तमगा लगाने की कोशिश की गई। दोस्तों इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने जब जांच पड़ताल की है तो उनको पता चला है कि इनमें से कोई भी गायक राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए इनके द्वारा ये गाना गाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी गायक है वो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, तेजस्वी यादव का नाम ले लेकर उनको बदनाम करने को लेकर कई सारे गाने बीच चुनाव में लेकर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के द्वारा इन गानों का जिक्र करना और अचानक से इस तरीके के गाने सामने आ जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर संकेत कर रहा है और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया उन सबको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, और राष्ट्रीय जनता दल कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरी ऋतु जायसवाल ने दूसरे नंबर पर रहकर सबसे ज्यादा वोट हासिल किया दोस्तों। ऐसे में ऋतु जायसवाल को आरजेडी की ओर से टिकट नहीं दिया गया था और इसीलिए आरजेडी के टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और अब राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व नेत्री ऋतु जायसवाल की ओर से एक बड़ा खुलासा मीडिया के माध्यम से किया गया है दोस्तों। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऋतु जायसवाल ने बताया है कि पोस्टल बैलेट में बड़ी संख्या में वोट रद्द हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे पोस्टल बैलेट के माध्यम से, जिसमें से 24,000 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। ऋतु जायसवाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2,10,000 के आसपास वोट पड़े थे और 24,000 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कुल पोस्टल बैलेट का लगभग 12% के आसपास वोट को रिजेक्ट कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। सरल भाषा में कहे तो 9 पोस्टल बैलेट में से 1 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त प्रशिक्षित कर्मियों शिक्षकों के पोस्टल बैलेट में इतनी त्रुटि है तो सोचिए कि आम मतदाता जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसके द्वारा भरे गए बैलेट पेपर में त्रुटियों का अनुपात कितना अधिक होगा। जरूरी यह है कि वोटिंग ईवीएम से कराई जाए लेकिन मतगणना वीवीपैट सभी पर्चियों की 100% गिनती द्वारा की जानी चाहिए, जिसका मिलान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के आंकड़े से किया जाए। इसके बाद ही अंतिम चुनाव के परिणाम घोषित किए जाए। ये तरीका चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और विवाद रहित बनाएगा। यानी दोस्तों जिस तरीके से पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किया गया है ये मामला काफी गंभीर है। अगर आप भी मानते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षकों के द्वारा अगर वोट डाला गया, सर्विस वोट डाला गया पोस्टल बैलेट में और उसमें से 11% या लगभग 12% के आसपास वोट रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिख बताइए, क्योंकि 24,000 जो टोटल पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट किया गया है, गिना नहीं गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 100 बैलेट पेपर हर विधानसभा से हटा दिए गए जिसका चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कई जगह पर कई 100 बैलेट पेपर के वोट को रिजेक्ट किया गया और कई जगह पर बिल्कुल नहीं किया गया, तो इससे कई सारे सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है दोस्तों। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिख बताएगा। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के अंदर एक बूथ लेवल के ऑफिसर बीएलओ की आत्महत्या के मामले को लेकर मृतक की पहचान रिंकू तरफदार के तौर पर की गई है दोस्तों, जो कृष्णा नगर के शास्तीतला इलाके का रहने वाला है और चापरा थाना क्षेत्र के बंगालजी इलाके में बूथ नंबर 202 में बीएलओ के रूप में तैनात था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जो बीएलओ अधिकारी हैं उन पर क्यों अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है कि कई सारे बीएलओ यहां तक कि वर्क के प्रेशर में, काम करने के प्रेशर में अपनी जान तक दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में बीएलओ से जुड़ा हुआ ये विवाद पश्चिम बंगाल में और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, टाइम्स नेटवर्क में छपी है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि 2 बीएलओ एसआईआर की ड्यूटी के दबाव के कारण अपनी जान दे देते हैं। एक गुजरात से है और दूसरे तमिलनाडु से है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी खबर सामने आई। 2 दिन पहले राजस्थान के एक बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया था। घर वालों का आरोप है कि एसआईआर के वर्कलोड के कारण इस तरीके की स्थिति बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना दबाव किस बात का एसआईआर को लेकर बीएलओ के ऊपर डाला जा रहा है। एसआईआर करने के लिए उचित समय का इस्तेमाल करना चाहिए था, लंबे समय का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में करने के कारण कहीं ना कहीं बीएलओ के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जिस कारण इस तरीके की स्थिति बन रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसका जवाब चुनाव अधिकारियों को देना चाहिए दोस्तों, चुनाव आयोग को देना चाहिए कि आखिर इतनी क्या जल्दबाजी है एसआईआर कराने की। केवल 1-2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, लंबे टाइम तक एसआईआर कराया जाना चाहिए ताकि कम लोड हो। बीएलओ के ऊपर अतिरिक्त लोड के कारण इस तरीके की स्थिति बनती जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार में सुशासन लाने के नाम पर जबरदस्त तरीके का बिहार के अंदर खुलेआम परिवारवाद चल रहा है दोस्तों। बिहार में बीजेपी के मंत्रियों के शपथ के बाद जो डिटेल आई है उससे पता चल रहा है कि एकदम खुलकर परिवारवाद चला है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद के तहत बड़े बड़े मंत्री के पोस्ट पर पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी के पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी हैं, यानी शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया, बल्कि बीजेपी ने गृह मंत्री बनाकर उनको लगभग नंबर 1 बना दिया है। इसी तरीके से संतोष सुमन मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने बेटे को बिना बताए अचानक से मंत्री बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से जब ये सवाल पूछा गया कि आपको मंत्री बनने की जानकारी कब मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह से कुछ देर पहले ही जानकारी मिली कि मेरी पार्टी ने फैसला लिया है कि मैं मंत्री बनूंगा, यानी बिना किसी पोस्ट के सीधा मंत्री बन गए दोस्तों। और उपेंद्र कुशवाहा जो परिवारवाद के खिलाफ बयान दिया करते थे, आज उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवाद का एक बड़ा कारण बन गए हैं दोस्तों। इसी तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधु और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को भी मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन जो पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। ऐसे ही अशोक चौधरी जो पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं, इनकी बेटी भी सांसद है दोस्तों। और ऐसे ही श्रेयसी सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो परिवारवाद का एकदम बिहार में डंका बजा है दोस्तों। और बिहार के मंत्रिमंडल में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको परिवारवाद ज्यादा दिखाई देगा, मेरिट कहीं नजर नहीं आता। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर इतने सारे एनडीए गठबंधन के विधायक चुनकर गए हैं, लेकिन सारे परिवारवादियों को मंत्री बनाने से पता चलता है कि नीतीश और मोदी दोनों मिलकर परिवारवाद को जमकर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों को अपनी सत्ता बचाए रखनी है। आम कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी के लोग मूर्ख बना रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। पहले तो टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसका दूर दूर तक बीजेपी में कोई लेना देना नहीं था और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद मंत्री बनाने की बात आई तो एकदम परिवारवाद खुलकर चला। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दीसा की मीटिंग में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया तो बीच में रोहतक के मेयर, बीजेपी के मेयर ने टोक दिया दोस्तों। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद देकर उन्हें सांसद बनाया है और वो जनता के हितों की बात करते रहेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा को दबाया जाए, लेकिन क्योंकि दीसा की बैठक चल रही थी दोस्तों, दीसा का सीधा मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो सांसद के द्वारा हेड की जाती है दोस्तों। और सांसद तय करते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, विकास किस तरीके से क्षेत्र के अंदर होगा। और रोहतक में इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं सांसद के तौर पर उनकी बड़ी भूमिका है। दीसा की बैठक में बीजेपी के लोग इस बात को नहीं पचा पा रहे कि कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति क्यों नेतृत्व कर रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे पहुंचती रहे। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ये जो नोटिस दिया गया है और ज्यादा कई सारे लोगों तक देना चाहिए, कई सारे लोगों को पहुंचाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।